जरा सोचिए, साल है 1789 और हम पेरिस की सड़कों पर खड़े हैं। हवा में ना एक अजीब सी बेचैनी है, एक खामोशी, जैसे किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही हो। और फिर 14 जुलाई को वो तूफान आ ही गया। पेरिस के हजारों हजार गुस्से में भरे लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सीधा बैस्टिल जेल पर धावा बोल दिया। ये जेल राजा की तानाशाही का प्रतीक थी। देखिए, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये तो वो चिंगारी थी जिसने पूरे फ्रांस में क्रांति की आग लगा दी। लेकिन सवाल ये है कि लोग इतने गुस्से में क्यों थे? आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि उन्हें एक जेल पर हमला करना पड़ा? ये गुस्सा कोई एक दिन में तो पैदा नहीं हुआ था, है ना? ये तो दशकों से सुलग रही एक आग थी जो अब बस भड़क उठी थी। इस क्रांति की असली वजह जानने के लिए हमें बड़े बड़े नारों से हटकर एक ऐसी चीज को समझना होगा जो किसी भी देश को घुटनों पर ला सकती है, और वो है पैसा, या यूं कहें कि पैसे की जबरदस्त कमी। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि फ्रांस का शाही खजाना आखिर खाली हुआ तो हुआ कैसे। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1774 में, जब फ्रांस की गद्दी पर एक नया राजा बैठता है। उसे विरासत में एक शानदार ताज तो मिला, लेकिन साथ ही एक ऐसी मुसीबत भी मिली जो पूरे साम्राज्य को निगल जाने के लिए तैयार बैठी थी। सोचिए, सिर्फ 20 साल के लुई 16वें ने जब शाही खजाने का हाल देखा तो उनके होश ही उड़ गए होंगे। खजाना बिल्कुल खाली था। मतलब एक इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए, सेना का खर्च उठाने के लिए, महल की शान बनाए रखने के लिए पैसा था ही नहीं। ये एक बहुत बड़े संकट की शुरुआत थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक पूरे साम्राज्य का पैसा गया तो गया कहाँ? जाहिर है खजाना कोई एक रात में तो खाली नहीं हो गया होगा। ये तो कई दशकों से लिए जा रहे गलत फैसलों का नतीजा था। तो चलिए एक एक करके इन वजहों की पड़ताल करते हैं। फ्रांस का पैसा ना 3 बड़ी जगहों पर पानी की तरह बहाया जा रहा था। पहली वजह थी ब्रिटेन के साथ सालों से चल रही महंगी लड़ाइयाँ। दूसरी, वर्साई के शाही महल की बेहिसाब शानो शौकत और फिजूल खर्ची। और तीसरी, जो सबसे दिलचस्प है, अपने कट्टर दुश्मन ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए फ्रांस ने अमेरिकी कॉलोनियों को उनकी आज़ादी की लड़ाई में जमकर पैसा दिया। कमाल की बात देखिए, फ्रांस खुद कंगाली की हालत में था, लेकिन दूसरों की आज़ादी के लिए अपना खजाना लुटा रहा था। इन सभी खर्चों का नतीजा ये हुआ कि फ्रांस पर 2 अरब लिवर से भी ज्यादा का भारी भरकम कर्ज चढ़ गया। लिवर उस समय के फ्रांसीसी करेंसी थी, और ये रकम इतनी बड़ी थी कि उसने फ्रांस की पूरी अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। हालात इतनी खराब हो चुकी थी कि सरकार जो भी पैसा कमाती थी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में ही चला जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि सेना, अदालतें, स्कूल और दूसरे जरूरी कामों के लिए पैसा बचा ही नहीं था। तो अब ऐसे में कोई भी राजा क्या करता? लुई 16वें के पास ज्यादा रास्ते नहीं बचे थे, और उन्होंने जो रास्ता चुना उसने फ्रांस का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। राजा ने सबसे सीधा रास्ता चुना, टैक्स बढ़ा दो। कागज पर तो यह प्लान बिल्कुल सही लगता था, है ना? ज्यादा टैक्स मतलब ज्यादा पैसा। लेकिन असली सवाल ये था कि ये बढ़ा हुआ टैक्स देगा कौन? और इस सवाल का जवाब फ्रांस के उस समय के समाज के ढांचे में छिपा था, जिसे ओल्ड रेजीम या पुरानी व्यवस्था कहते हैं। ये समाज बराबरी पर नहीं, बल्कि बहुत गहरी नाइंसाफी की नींव पर टिका था। तो ये ओल्ड रेजीम क्या था? ये बस एक नाम है उस सिस्टम का जो 1789 की क्रांति से पहले फ्रांस में चलता था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां किसी की हैसियत उसके काम से नहीं, बल्कि उसके जन्म से तय होती थी। उस समय का फ्रांसीसी समाज ना मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बटा था, जिन्हें स्टेट्स कहा जाता था। पहले स्टेट में थे चर्च के लोग, यानी पादरी। दूसरे में थे राजसी खानदान के अमीर लोग, यानी कुलीन वर्ग। इन दोनों को जन्म से ही ढेरों अधिकार मिले हुए थे। और सबसे बड़ा अधिकार था कोई टैक्स नहीं देना। जी हाँ, 0 टैक्स। और सारा का सारा बोझ था तीसरे स्टेट पर, जिसमें देश की बाकी 97% आबादी आती थी। किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील, मतलब बाकी सब लोग। तो चलिए इस बोझ को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये सिर्फ टैक्स की बात नहीं थी, ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे तीसरे एस्टेट को निचोड़ने के लिए ही बनाया गया था। सबसे पहले था टाइड। ये एक तरह का धार्मिक टैक्स था जो चर्च वसूलता था। इसमें किसानों को अपनी फसल का 10वां हिस्सा चर्च को देना पड़ता था, और जाहिर है ये बोझ सिर्फ और सिर्फ तीसरे एस्टेट को ही उठाना पड़ता था। फिर आता था
टाइल। ये एक डायरेक्ट टैक्स था जो सीधे राजा के खजाने में जाता था। और हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये टैक्स भी सिर्फ तीसरा एस्टेट ही भरता था। पहले दो एस्टेट्स तो मजे से जी रहे थे, जबकि देश का पूरा आर्थिक बोझ आम जनता के कंधों पर डाल दिया गया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। टैक्स के अलावा तीसरे एस्टेट के लोगों को अपने जमींदारों के खेतों में मुफ्त में काम करना पड़ता था, सड़कों के निर्माण में बिना पैसे के मजदूरी करनी पड़ती थी और जरूरत पड़ने पर सेना में भी सेवा देनी पड़ती थी। यानी राज्य और अमीर लोगों का सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर था। उस समय की एक मशहूर कहावत इस पूरे सिस्टम को आईने की तरह साफ दिखाती है। अमीर आदमी मकड़ी है और किसान मक्खी। मतलब अमीर वर्ग एक ऐसा जाल बुनता था जिसमें आम इंसान फंसकर रह जाता था और उसकी सारी मेहनत की कमाई चूस ली जाती थी। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है ना? एक तरफ है एक कंगाल राजा जिसे हर हाल में पैसा चाहिए, और दूसरी तरफ है एक ऐसी जनता जो पहले से ही असहनीय बोझ तले दबी हुई है और जिसके पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। राजा की समस्या खाली खजाना और सिर पर कर्ज का पहाड़। लोगों की समस्या कमर तोड़ देने वाले टैक्स और कोई अधिकार नहीं। ये दो समस्याएं एक ऐसे टकराव की तरफ बढ़ रही थीं जिसे कोई नहीं रोक सकता था। तो जब लुई सोलेवे ने और ज्यादा टैक्स लगाने का फैसला किया, तो सवाल वही था कि ये बोझ कौन उठाएगा? क्या इस बार उन लोगों से टैक्स लिया जाएगा जिन्हें अब तक टैक्स से पूरी छूट मिली हुई थी? जवाब था नहीं। प्लान ये था कि उसी समूह पर और भी ज्यादा टैक्स लगा दिया जाए जो पहले से ही सब कुछ चुका रहा था, यानी तीसरा एस्टेट। ये तो नाइंसाफी की हद थी। ये उस सुलगती हुई आग में घी डालने जैसा था। और यहीं पर हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं, तो होता क्या है जब एक दिवालिया हो चुकी सरकार एक ऐसी जनता को निचोड़ने की कोशिश करती है जिसके पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा हो? इतिहास ने इसका जवाब दिया, बैस्टिल पर हुए हमले के साथ। ये एक ऐसा जवाब था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस पर जरूर सोचिएगा।